सोचो, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके सामने खड़े होते ही संग जिन्हों को भी अपनी मौत नजर आने लगे। आज जॉब चेंज मिशन में उसका सामना होने वाला था इग्रिस द ब्लड रेड से। और यकीन मानिए, ये लड़ाई अब तक की हर फाइट से कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाली है। क्या जिनू इग्रिस को हराकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हासिल करेगा, या फिर ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई होगी? चलिए हम देखते हैं इस वाले एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनू एक सुनसान सी जगह पर आकर रुकता है। जिनू कहता है, देखकर लगता तो नहीं कि यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से ये नहीं पता कि क्या होने वाला है। अपनी स्क्रीन पर देखते हुए कहता है, जॉब चेंज मिशन। ये मिशन मुझे 40 लेवल पार करने पर मिला है। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में जा चुका हूँ, लेकिन इकलौते मिशन जो मुझे जल्दबाजी में करने पड़े वो थे पेनल्टी जोन और इमरजेंसी में मिलने वाले मिशन। मगर इस बार मुझे इस मिशन को करने या ना करने का काफ़ी वक्त दिया गया है। तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये मिशन खतरनाक होने वाला है? मगर मैं जानता हूँ ये ज़रूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊँगा, साथ ही ज़रूरी स्किल भी हासिल कर लूँगा। और एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे मंजूर है। अगले ही पल जिनू के सामने एक बहुत ही बड़ा गेट खुल जाता है। तभी जिनू देखता है उसका डेली क्वेस्ट अभी भी बाकी था। वो कहता है, वापस आकर इसे भी पूरा कर लूंगा। गेट को देखते हुए जिनू कहता है, अब होगा असली खेल शुरू। पता नहीं वहां अंदर मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा। और जिनू गेट के अंदर जाने लगता है। इसके तुरंत ही बाद हम तहखाने के अंदर का सीन देखते हैं। और जिनू कहता है, अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। तभी उसके स्क्रीन पर कुछ दिखता है। जिनू कहता है, मैं पोशन या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता और ना ही इस मिशन को ख़त्म किए बिना जा सकता हूँ। तब तो मुझे बहुत होशियार रहना होगा। अगले ही पल जिनू को अपने सामने से कुछ आवाज़ आती हुई दिखती है। जिनू तुरंत ही अपने इन्वेंटरी में से डैगर निकाल लेता है। जिनू की ओर एक नाइट अपनी स्वॉर्ड लेकर आ रहा होता है। जिनू उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो नाइट भी उसकी ओर तेज़ी से भागने लगता है। जिनू अपने डैगर से उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर उस नाइट को ज़रा सा भी असर नहीं होता। उसके तुरंत बाद ही उस नाइट ने जिनू के ऊपर फिर से हमला कर दिया, मगर जिनू ने उसके हमले को बीच में ही रोक लिया। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार हमला शुरू कर देते हैं, मगर जिनू का डैगर उसके कवच को भेद नहीं पा रहा था। और इसीलिए जिनू ने अपने डैगर को फिर से इन्वेंटरी में रख दिया और अपने हाथों से उसका कवच पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुझ जैसे दानव से पहले भी लड़ चुका हूँ। और उसके 2 टुकड़े कर देता है, मगर जिनू देखता है कवच के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी हमें पीछे से कई सारे पैरों की आवाज आती है। जिनू पीछे मुड़कर देखता है। इस बार कई सारे कवच वाले नाइट एक साथ उसके ऊपर हमला करने आ रहे थे। बिना एक भी पल गवाए जिनू उन सभी पर हमला कर देता है। एक साथ इतने सारे नाइट को हराते हराते जिनू को भी थकान महसूस होने लगी थी, मगर वो नाइट एक के बाद एक आते ही जा रहे थे। तभी अचानक जिनू को एक एहसास होता है और वो अपना डैगर हवा में निकाल कर चला देता है। अगले ही पल हम देखते हैं एक गायब होने वाला जादूगर उस डैगर से जिनू का शिकार बन गया था। जिनू अपने मन में सोचता है, तो क्या अब मुझे इन गायब होने वाले दानवों से भी लड़ना पड़ेगा? वहीं दूसरी तरफ कई जादूगर जिनू के ऊपर दूर से हमला कर रहे थे। उन सभी के साथ लड़ते लड़ते जिनू कहता है, ये मिशन मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग है। बिना ताकत के इस्तेमाल से इन सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा और बिना सेंस किए इन गायब होने वालों का पता लगाना भी नामुमकिन है। लेकिन असली मुसीबत ये नहीं है, असली मुसीबत वो जादूगर है। वो सभी दानव एक साथ जिनू के ऊपर हमला जारी रखते हैं। जिनू उन सभी के साथ लड़ते लड़ते एक के बाद एक सभी को धूल चटा देता है, मगर वो दानव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसके साथ जिनू को हमला जारी रखना पड़ता है। तभी जिनू का सिस्टम उसे दिखाता है उसकी थकान 65% पर आ चुकी होती है। जिनू कहता है, मुझे अब थकान महसूस हो रही है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। और अपनी पूरी ताकत के साथ उन सभी को खत्म करता जाता है और तभी वो सभी लोग एक एक करके मारे जाते हैं। उन सभी को हराने के बाद जिनू चैन की सांस लेता है और कहता है, चलो एक बात तो अच्छी हुई, इन दानवों से मिलने वाली चीज़ें काफ़ी कीमती होती है। इसी दौरान जिनू का सिस्टम उसे दिखाता है उन सभी को हराने के बाद जिनू को इनाम में एक आर्मर और कई सारे बी और ए रैंक की चीज़ें मिलती हैं। जिनू अपनी इन्वेंटरी में से कई सारी चीज़ें मिलाकर एक कवच बना लेता है, जिससे उसकी एबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और वो कवच गायब हो जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि जिनू ने कोई कवच पहना है या नहीं। कुछ ही देर बाद जिनू की थकान दूर हो जाती है और वो उस गेट के अंदर आगे बढ़ने लगता है। अगले ही पल उसके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है और जिनू उस दरवाजे की ओर देखते हुए कहता है, अब ये क्या है? न जाने इस दरवाजे के पीछे कौन सा खतरा मेरा इंतज़ार कर रहा है।
और जिनू आगे बढ़ने लगता है। कमरे के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। जैसे ही जिनू अंदर जाता है कमरे की सारी मशालें अपने आप ही जल जाती है और अचानक ही दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। जिन्नू सामने की ओर देखता है, उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सिंहासन था। जिन्नू कहता है ये किसी का सिंहासन लगता है। इसी दौरान किसी के चलने की आवाज़ आती है और तभी हम देखते हैं एक रेड कलर की आर्मर वाला नाइट जिसके हाथ में बहुत ही बड़ी तलवार थी, वो धीरे धीरे सिंहासन के सामने आकर रुक जाता है। जिन्नू उसे देखकर अपने मन में ये एहसास मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव मुझे मारना चाहता है। और तभी हम देखते हैं उस दानव के ऊपर रेड कलर से लिखा होता है नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। जिन्हू कहता है इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है, एक खाली सिंहासन की हिफाजत करता एक सैनिक। अगले ही पल इग्रिस अपनी तलवार को जिन्हू की ओर कर देता है और तभी जिन्हू भी अपने डैगर को निकाल लेता है। इसके तुरंत ही बाद इग्रिस अपनी तलवार से जिन्हू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्हू को कुछ पता ही नहीं चलता है, लेकिन जिन्हू बाल बाल बच जाता है। जिन्हू को इग्रिस दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी ताकत देखकर जिन्हू भी हैरान हो गया था। लगातार कई सारे हमले करते हुए इग्रिस जिन्हू को पीछे की ओर धकेलता रहता है। इग्रिस जहां पर भी हमला करता है आसपास की सभी जगह को तबाह कर देता था। जिन्हू अपने मन में सोचता है इस भारी कवच के साथ इतनी तेजी से भाग पाना ये कोई आम नाइट नहीं है। और जिन्हू भागते हुए इग्रिस पर हमला करता रहता है, मगर इग्रिस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जिन्हू अपनी पूरी काबिलियत के साथ एक के बाद एक हमला करता है, मगर हर बार जैसे इग्रिस जिन्हू के साथ मजाक कर रहा हो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी इग्रिस अपनी तलवार के साथ जिन्हू पर हमला कर देता है। जिन्हू उसके डैगर से उसके अटैक को रोक लेता है। जिन्हू कहता है हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं, पर इसके पास मुझसे कहीं ज़्यादा ताकत है। इसके कवच की वजह से मेरा हर वार बेकार हो रहा है। क्या कोई ऐसा भी रास्ता है? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे लड़ना ही होगा। और अपनी डैगर को इन्वेंटरी में रख देता है, पर शायद मैं हथियार के बिना जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे ख़त्म करने का यही एक रास्ता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं इग्रिस भी अपनी तलवार को ज़मीन में घुसा देता है। अगले ही पल इतनी तेजी से जिन्हू को एक पंच मारता है, जिन्हू को पता ही नहीं चलता और वो जमीन में घुस जाता है और इसके बाद उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। उसके तुरंत बाद ही जिन्हू को कुछ सोच पाए उससे पहले ही दोबारा उसके ऊपर हमला कर देता है। जिन्हू अपने हाथों से उसका हमला तो रोकता है, मगर इग्रिस उसके ऊपर पंच मारता ही रहता है और जिन्हू को दूर फेंक देता है। जिन्हू अपने मन में सोचता है खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर किसी ट्रक से हो गई हो। अच्छा हुआ मैंने पहले ही कवच पहन लिया था, ऐसा ना किया होता तो मेरी मौत हो जाती। तलवार के बिना भी ऐसा जानलेवा वार, ये बहुत ताकतवर है। अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। और बिना एक भी पल गवाए अपनी पूरी रफ्तार से इग्रिस के आसपास घूमना शुरू करता है और अचानक ही इग्रिस के ऊपर हमला कर देता है। लगातार अपनी पूरी स्पीड से हमला करता है, मगर इग्रिस को जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। इसके हर वार से बचते हुए एक और पंच और जिन्हू फिर से दूर जाकर गिरता है। इस बार इग्रिस पूरी स्पीड से जिन्हू के ऊपर हमला करता है और जिन्हू को बार बार अपनी किक मार के उसे दूर धकेल रहा होता है। लेकिन जिन्हू भी कहाँ हार मानने वालों में से था। वो भी लगातार अपनी पूरी ताकत से हमला जारी रखता है और जिन्हू का एक पंच आखिरकार इग्रिस को जोर से लगता है। मगर इग्रिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागलों की तरह जिन्हू के ऊपर हमला शुरू कर देता है। इस बार जिन्हू को कुछ भी सोचने का मौका नहीं देता, हर दीवार से जिन्हू को घसीटता है और दूर फेंक देता है। हम आगे देखते हैं जिन्हू उसी सिंहासन के ऊपर बहुत ही घायल हालत में बैठा हुआ होता है। तभी इग्रिस भी उसकी ओर आगे बढ़ता है। अगले ही पल हम देखते हैं इग्रिस अपनी तलवार की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और उसकी तलवार जमीन में से निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। बिना एक भी पल गवाए इग्रिस जिन्हू के ऊपर तलवार से हमला कर देता है, मगर कमजोर हालत में भी जिन्हू अपने हाथ से उस तलवार को रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। और तभी अपने डैगर को निकालकर इग्रिस की आंख में घुसा देता है और अपने दोनों हाथ से पकड़कर इग्रिस को दूर धकेल देता है। इग्रिस खड़ा होकर उसकी आंख में से वो डैगर को निकालता है और उसी डैगर से जिन्हू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्हू कहता है ये डैगर मेरा है और मेरा ही रहेगा और वापस मेरी इन्वेंटरी में जाएगा और वापस मेरे हाथों में। और अपनी पूरी ताकत से लगातार इग्रिस के ऊपर हमला जारी रखता है। जिन्हू कहता है इतना काफी नहीं है और गहरा वार करना होगा।
इग्रिस अब हिल भी नहीं पा रहा था। इतनी जोर से जिनू उसके ऊपर हमला करना शुरू रखता है और अपना डैगर निकालकर इग्रिस के गले में घुसा देता है और इग्रिस यहीं पर दम तोड़ देता है। जिनू कहता है, मैं इससे जीत तो गया हूं ना। उसका सिस्टम उसे दिखाता है, तुमने इग्रिस द ब्लड रेड को हरा दिया है। तभी जिनू आगे कहता है, आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। हुनर, काबिलियत या फिर तजुर्बे में ये हर चीज से मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता था। जिनू को उसका सिस्टम दिखाता है, उसे काफी सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड था 15 लाख गोल्ड। दूसरा रिवॉर्ड था इग्रिस का हेलमेट जो कि एस रैंक का था। और तीसरा रिवॉर्ड था इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन। जिनू कहता है, तो क्या यही था जॉब चेंज मिशन या अब भी कुछ बाकी है? इसी दौरान पीछे से कुछ आवाज आती है। जिनू पीछे की ओर मुड़ता है। पीछे कई सारे गेट ओपन होते हैं और जिनू का सिस्टम उसे दिखाता है। जिनू कहता है, जितनी देर हो सके उतनी देर जिंदा रहो। पॉइंट के लिए ये हायर क्लास क्या चीज़ है? ये कैसा गुड लक हुआ? इन सब से लड़ना होगा। और इसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं टाइमर शुरू हो जाता है और हर गेट में से बहुत सारे नाइट और जादूगर आना शुरू हो जाते हैं। जिनू आगे कहता है, अगर ये इग्रिस जितने ताकतवर होते तो ये मुकाबला यकीनन नामुमकिन था, लेकिन इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, मगर फिर भी ये एक के मुकाबले बहुत सारे हैं। और वो नाइट जिनू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद जिनू कहता है, यहाँ मैं लड़ रहा हूँ और इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। जितनी देर हो सके उतनी देर मुझे जिंदा रहना होगा। तो फिर और वो गायब हो जाता है और फिर छिप जाता है। अब जिनू को कोई भी नहीं देख सकता था। अगले ही पल एक जादूगर अपनी स्पेल का यूज करता है और जिनू अब सबको दिखाई देने लगता है। जिनू फिर से भागने लगता है। कई सारे क्नाइट को हराने के बाद भी उनकी गिनती कम नहीं हो रही थी, बल्कि उस गेट से क्नाइट का आना चालू ही था। जिनू कहता है, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और वो सिस्टम में देखता है, क्या सिर्फ 5 मिनट? यहाँ रुकना नामुमकिन है। लगता है इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन तभी एक नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है। जिनू बच तो जाता है, मगर उसका स्टोन कहीं पर खो जाता है और वो देखता है पूरा कमरा उन नाइट से भर चुका था। और जिनू भी पहले उन नाइट से, फिर इग्रिस से और बाकी बचे इन नाइट से जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, उन सभी से लड़कर अब पूरी तरह से थक चुका था। और तभी जिनू को पीछे की ओर से किसी की आवाज आती है और तभी जिनू पीछे मुड़कर देखता है और जिनू देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में।